हेलो प्यारे बच्चों, ये चैनल डेडिकेटेडली क्लास 10th के लिए जहां आपको मैथ, साइंस, एसएसटी एंड हिंदी 4 सब्जेक्ट प्रॉपरली कवर कराए जाएंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। तो मैथ से स्टार्ट किया हमने ये सेशन, जिसमें आपको रेगुलरली चारों सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहेंगी। उसमें हम आपको बुक के सॉल्यूशन कराएंगे, साथ में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में एक्सपेक्टेड होते हैं। एंड एट द लास्ट, जहां एग्जाम के पास 50 क्वेश्चंस मेरी तरफ से बोर्ड्स के लिए मैथ्स में मैं आप लोगों को दूंगा, साइंस में दूंगा। वहां से 50-50 क्वेश्चंस में से आपका पूरा बोर्ड्स आने की जो पेपर होता है पूरी संभावना होती है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड along with hit the बेल आइकन, ताकि आप लोगों को डेली का सेशन पता चलता रहे कि भाई हमारा सेशन आ गया है, चलो स्टार्ट करें। तो आज बात करते हैं रियल नंबर्स की, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का। सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो वो यहां देखें आपके पास यहां एक छोटा सा चार्ट है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात को समझते हैं, उसके बाद ही आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। अब ये है नंबर्स, या हम कहें नंबर सिस्टम जो पूरा है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक रियल नंबर्स होते हैं बच्चों, और एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, अब यहां बात करें इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जैसे रूट में मैंने -4 किया। अब आप लोगों को समझ में आता है कि 4 का रूट जो है 2 होता है, लेकिन -4 का रूट अगर हम करेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे ना, तो वहां भी हम कहेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। जब रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाती है तो वहां रियल वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिन करते हैं वैल्यूज को। वो है आपका क्लास 11th का टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में आपको कोई बात नहीं करनी, इसको यहीं छोड़ देते हैं। बट आपको मैंने एक हिंट दे दिया कि भाई इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अब रियल नंबर्स, इस चीज को छोड़ के अब हम कहेंगे कि जितने भी टाइप के नंबर्स आप जानते हैं वो सब रियल नंबर्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये होता है रियल नंबर्स। अब बात करें इस ग्राफ की जो मैंने यहां दिखाया। अब देखिए यहां रियल नंबर्स में, ये देखिए एक ये रियल नंबर्स में दो चीजों को हम पढ़ रहे हैं, एक रैशनल एक इररेशनल, रैशनल एंड इररेशनल। अब यहां जब बात करेंगे बच्चों रैशनल की एंड इररेशनल की, ठीक है, इसको बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट करना सिखा देता हूं बहुत इजीली। जो रियल नंबर्स का चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन सेशन है ये, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। यहां से समझ में आएगा कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें क्या करना है। बस उसी को समझाने के लिए आज का क्लास है, और फिर इसकी एक्सरसाइज कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो रैशनल नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम लोग, ये हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आए, बट उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करो। मैं ये कहता हूं कि एक पाई होता है, ठीक है बच्चों, पाई। एक होता है आपके रूट के नंबर जिनका प्रॉपर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते, जैसे √4 होता है, √4 की वैल्यू 2 है, तो ये रैशनल में आएगा। लेकिन इससे अलग, जैसे √3 करें तो 1.732 चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनका पूरा रूट नहीं होता, वो नंबर्स यहां इररेशनल में आते हैं, पाई आता है। और ये इररेशनल क्यों कहलाया √3? क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन आता है ना तो वो रिपीटिंग होता ना टर्मिनेटिंग होता। चलिए क्या कहानी है? कहानी ये है बच्चों कि अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं, सपोज करो, तो क्या आएगा, देखो पॉइंट लगाया, 10, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, ऐसे चलता जाएगा। तो ये 3 3 ऐसे चलता जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं 0.3 पे बार। इट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट होने का मतलब खत्म नहीं होगा। खत्म कब होता है, टर्मिनेट कब होता है? सपोज हमने 1 को 2 से डिवाइड किया, 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे, यहां एक पॉइंट लगाएंगे, 10 आ गया, 2 5 जा 10, ये खत्म हो गया भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? 0.5। ये टर्मिनेट हो गया। जो एक लेवल पे आके खत्म हो जाता है, जिसका डिवीजन खत्म हो सकता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ सकता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जिस भी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए वो होते टर्मिनेट। और जिनमें 0 रिमाइंडर नहीं आता है, बार बार रिमाइंडर में कुछ बचता रहता है, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन उस नॉन टर्मिनेटिंग में कंडीशन आ गई, वो ये क्या आ गया कि ये नंबर भाई खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन ये रिपीट भी हो रहा है साथ साथ।
तो जो नॉन टर्मिनेट है वो तो रिपीट हो जाए इसकी तरह, या फिर टर्मिनेट हो जाए इसकी तरह। वो सारे नंबर्स जो होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम √3 निकालते हैं तो ये कंडीशन वहां फुलफिल नहीं होती, और वहां नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ना तो वो खत्म ही होता, ना वो रिपीट ही होता, या तो खत्म हो जाए या रिपीट होना शुरू हो जाए। बस ये दो कंडीशन होती रैशनल की, और यही इसका उल्टा, ना तो खत्म हो और ना ही वो रिपीट हो, उसको कहते हैं इररेशनल। जैसे हम यहां ले लें 0.341725 ऐसे, और फिर इसको वापस से 33411725 चलता जा रहा है। तो बच्चों यहां देखो ये 34 था, यहां डबल 34 है, ऐसे करके ना। या फिर हम एक और नंबर ले लें जैसे 1.020020002 ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या है, ना तो टर्मिनेट हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, ना ही रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर्स। बस ये 3 नंबर पाई जो रूट में वैल्यू रहेंगी, जिनका पूरा स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, और ऐसे ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो। बस ये 3 नंबर्स याद रखने हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने नंबर भी आज तक आप जानते हो वो सब रैशनल होता है। अब चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉइंट्स में हो, चाहे वो सिंपल वैल्यू हो विदाउट पॉइंट्स लाइक 2, 3, 4, ठीक है। तो अब उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। उनको कैटेगराइज कैसे करते हैं, नेचुरल नंबर्स, जो कि हम जानते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं, फिर इंटीजर्स होते हैं, फिर रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब ये कहानी पूरी रैशनल नंबर्स के अंदर आएगी। तो रैशनल नंबर्स अब आप अच्छे से समझना है, क्योंकि रैशनल के लिए तो 3 ही नंबर समझने थे, वो हमने समझ लिए, ठीक है बच्चों। अब रैशनल में हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स बच्चों वो होते हैं जो नंबर्स काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जहां तक भी हम जानते हैं या जा सकते हैं, वो हो गए नेचुरल नंबर्स। अब इन नंबर्स में अगर मैं 0 भी इंक्लूड कर लूं तो वो क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स। इट मींस नेचुरल नंबर इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा आएगा आपका होल नंबर्स में, ठीक है। अब यही नंबर्स अगर माइनस साइन के साथ आ जाए तो वो होते हैं इंटीजर्स। अब जहां से इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं वहां बात कर लेते हैं नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन ये हो गई हमारी, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता जाएगा, इधर -1, -2, -3 ये इधर चलता जाएगा। अब इस 0 से इधर जितना है वो है होल नंबर। अब ये जितना आएगा ये भी अब इसके साथ आ जाए, इधर पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स हो गए। अब ये सब के सब आते हैं रैशनल नंबर्स में। अब रैशनल नंबर्स में क्या हो गया, अब आपका फ्रैक्शन में आ गए। फ्रैक्शन में मतलब P/Q में। भाई रैशनल में रेशियो लिखा हुआ है, रेशियो का मतलब होता है कि जो भी नंबर एक रेशियो में होते हैं उनको रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। और रेशियो क्या होता है, किसी भी दो नंबर का डिवीजन। भाई 2:3 क्या होता है, 2/3 होता है। तो ऐसे कोई भी नंबर, ये क्या हो गया, P/Q हो गया। लेकिन यह कंडीशन होती है कि Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको कंडीशन फुलफिल करनी है वहां। तो ये बात हो गई कि रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स का एक पार्ट होते हैं। और रैशनल नंबर्स किस में आता है, रियल नंबर्स में आता है। क्लियर हो गया, रियल नंबर्स के 2 पार्ट हो गए, रैशनल एंड इररेशनल। इररेशनल हम अलग से समझ चुके हैं, रैशनल की पूरी कहानी हमने यहां समझ ली। क्लियर हो गया बच्चों। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है भाई, ये तो कहानी हो गई कि रैशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल क्या होता है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन और होता है, पहले चैप्टर से पहले इसको और समझ लेते हैं कि सर 2.5 रैशनल है, यस रैशनल है, ठीक है, क्योंकि यहां ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्लियर हो गया, टर्मिनेट जितने होंगे वो तो सारे रैशनल होंगे ही होंगे, और जो टर्मिनेट नहीं हो रहे साथ में रिपीट हो जाओ। बस इस बात को दिमाग में सेट कर लो, कहानी खत्म। अब बात करते हैं कि भाई P/Q, बार बार P/Q पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है इस चैप्टर के अंदर वो P/Q की फॉर्म में ही करना है। अब इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक पार्ट है फैक्टराइजेशन, ठीक है बच्चों, और दूसरा पार्ट है कि भाई रैशनल और इररेशनल का प्रूफ, ठीक है, प्रूफ ऑफ। अब मेन तो है इररेशनल का प्रूफ,
जिसमें हमसे पूछेगा कि √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव कर दो। और फैक्टराइजेशन में हमें कहेगा किसी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा का पूरा चैप्टर। जब हम इरेशनल का प्रूव करेंगे उसके लिए थ्योरम है जो कि हम सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में जो थ्योरम है उनको डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, पहली थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या कहता है बच्चों? हमें ये कहता है कि भाई कोई भी नंबर ले लिया और उसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए हमने। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स का ग्रुप, प्राइम नंबर्स का ग्रुप जिससे कोई नंबर डिवाइड हो जाए। समझा देता हूं, जैसे 12 है सपोज करो। अब 12 के अगर मैं फैक्टर करूं, मतलब ऐसे नंबर्स लूं जिनसे 12 डिवाइड हो जाए, लाइक 3 × 4। ठीक है, अब 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, जबकि 3 तो प्राइम नंबर है। तो अगर मैं 12 का ग्रुप लूं 3 × 4, ये फैक्टर्स हैं बट प्राइम फैक्टर्स नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जिसमें ये जो भी फैक्टर्स हैं वो सब प्राइम नंबर्स में लिखे हों, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बात करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं 4 को 2 × 2। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर। ठीक है, मतलब उसके फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में निकाल दो। अब ये जो प्राइम नंबर्स निकलते हैं किसी भी नंबर के, जैसे 12 के 12 के हमने प्राइम फैक्टर्स के, प्राइम नंबर्स में जो फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे, वो किसी भी नंबर से मैच नहीं कर सकते इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूं 2 × 3 × 2, ऐसे भी लिख सकता हूं 2 × 2 × 3, और ऐसे तो लिखा ही हुआ है 3 × 2 × 2। ठीक है भाई, इनको मैं लिख कैसे भी सकता हूं, बट बात क्या है? इसमें भी यही 3 फैक्टर है, इसमें भी यही 3 फैक्टर है, इसमें भी यही 3 फैक्टर है। तो हर एक नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, उनके जैसा कोई भी प्राइम फैक्टर्स लेके नहीं आ सकता। अब सपोज करें अगर मैंने 15 के फैक्टर करने हैं तो 3 × 5 होगा। ये इससे कभी मैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके फैक्टर अलग होंगे, इसके फैक्टर अलग होंगे। हर एक नंबर के अपने प्राइम फैक्टर्स अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो बच्चों, every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order। apart from the order मतलब ये order जो है इधर उधर कर सकते हैं, तो इससे अलग बाकी ये यूनिक ही होगा। 12 के जो फैक्टर है वो किसी भी नंबर के फैक्टर नहीं हो सकते। अब यहाँ एक नंबर एक वर्ड लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर। अब बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, 10th क्लास में आ गए, सब कहते हैं जैसे डाउट पूछते हैं, अरे तुम्हें कंपोजिट नंबर नहीं पता, तुम 10th क्लास में आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज नहीं पता है नहीं पता है, सीख लो, सीखने से मतलब है। ठीक है, आती है नहीं आती है उस पर ज्ञान देना बंद करो भाई। बात यह है मेरे को नहीं आती सिखा दो, आप ऐसा बोलो जिससे भी बोलना है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी ना किसी से डिवाइड हो जाए, और प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड ना हो। तो प्राइम नंबर का जो विपरीत होता है, अपोजिट होता है, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। लाइक अगर हम 5 की बात करें तो 5 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस पे भी एक डेफिनेशन बनाई हुई है, बुक में भी है, सब बोलता है प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते सिवाय अपने और एक के। यार अपने और एक से तो सभी डिवाइड होंगे, उस कहानी को रटना बंद कर दो, 10th क्लास में आ गए। अब बात क्या है कि जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता, खुद से और 1 से डिवाइड होना डिवाइड नहीं कहलाता। तो जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता दैट इज प्राइम नंबर। तो 5 है एक प्राइम नंबर। लेकिन जब मैं बात करता हूं 4 की, तो 4 तो डिवाइड होता है भाई 2 से, तो 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये है कंपोजिट नंबर। 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 3 = 6, और 6 से भी 3 से भी कर सकते हैं, 3 × 2 = 6। तो जो नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है, अब डिवाइड होगा तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे जिनसे वो डिवाइड हो सकता है, उनको कहते हैं फैक्टर्स। और वो जो फैक्टर्स बनेंगे वो प्राइम नंबर्स में होने चाहिए। देखो ये भी फैक्टर है 3 × 4, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो उसको भी स्प्लिट करके हम प्राइम नंबर्स में ले आएंगे। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। तो डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, थ्योरम भी समझ में आ गई होगी। तो थ्योरम ये कहती है बच्चों कि कोई भी नंबर ले लो, उसके फैक्टर कर दो, और जो फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे, वो किसी से भी मैच नहीं करेंगे। ये मैच कर रहा है इससे, क्योंकि इनके ऑर्डर बदल दिए हमने, लेकिन ये अलग नहीं है, सेम ही है। तो इसीलिए उसने कहा इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। क्लियर हो गया? एक थ्योरम तो इस पे वर्क करना है। दूसरी थ्योरम जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़नी है दैट इज
फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई दो नंबर है ए एंड बी, लेट इट बी 4 and 6। देखो अब मैं आसान सा एग्जांपल लेता हूं, सब टीचर से अलग काम करना है। क्यों करना है? देखो मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे आप लोगों को इंटेलिजेंट बनाना है। तो आप लोगों को समझाना है, और आप लोगों को कब समझ में आएगा? जब मैं आसान चीजें समझाऊंगा। छोटे नंबर से समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। बड़े नंबर लूंगा तो मैं बड़ी आसानी से करूंगा, आप लोग अटक के खड़े हो जाओगे। तो हमेशा जब भी सीखना है, छोटे छोटे नंबर लेके चीजों को सीखना होता है। अब 4 के फैक्टर कर दूं बच्चों, क्या होते हैं? 2 into 2, और 6 के फैक्टर कर दूं तो क्या होता है बच्चों? 2 into 3। अब यहां अगर मैं इन दोनों का HCF निकालूं, HCF क्या होता है बच्चों? जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, अब कॉमन कौन है? जो दोनों में अवेलेबल है। अब आप बोलोगे सर एक 2 यहां है, यहां भी है, इसमें एक 2, इसका एक 2, दोनों मिलके एक 2 बनाएंगे। ये इसका पेयर बनाने के लिए कोई 2 हमारे पास है नहीं, तो इस 2 को अलग माना जाएगा, इसके साथ नहीं लेंगे। 3 उधर है नहीं, तो वो तो अलग है ही। तो जो कॉमन हो गया दैट इज HCF, और जो कॉमन आया HCF, उससे अलग जो बचा उनको भी ले लो। अब यहाँ एक 2 बचा, यहाँ एक 3 बचा, इनको भी ले लो। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आ गई 12, इसको कहते हैं LCM और इसको कहते हैं HCF। चलो अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास दो नंबर थे A एंड B। A था हमारा 4, B था हमारा 6। ठीक है, अब उसने कहा कि जो इनका HCF होगा दैट इज 2, उसके अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एलसीएम में, एलसीएम इज 12, वो इक्वल आएगा इन दोनों की खुद की मल्टीप्लाई के, 4 into 6 के। 12 2 24, 6 4 24, आ गया ना। तो ये है थ्योरम कि भाई दो नंबर ले लो, उनके HCF LCM निकाल लो, अगर HCF LCM की मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल आएगा किसके? जो उनका खुद का मल्टीप्लिकेशन होगा। इस थ्योरम का यूज करना है, और ये थ्योरम यूज नहीं करनी है, बस इसको प्रूव करने के लिए आता है। एग्जाम में ऐसे दो नंबर दे देगा, कहेगा कि इनके फैक्टर करो, HCF LCM निकालो, और उसमें ये यहां वैल्यू रख के प्रूव कर दो कि HCF LCM की जो मल्टीप्लाई आई वो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। इतना सा काम इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट आता है ना तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कल फिर जब क्लास लेंगे ना तो भाई उसमें मैं इंक्लूड कर लूंगा उस क्वेश्चन। अब बात आती है, यहां मैं बड़ा नंबर लेता, 4 and 6 के बजाय मैंने बड़े नंबर ले लेता और उसके फटाफट फैक्टर कर देता। आपको लगता है सर को 19 का टेबल भी आता है, 17 का भी आता है, 23 का भी आता है, सर तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तुम कैसे सीखते? तुम्हारी समझ में नहीं आना था। तो उसके लिए हमेशा छोटी छोटी वैल्यू लेके समझा देना, क्योंकि आपको पता है 4 के फैक्टर 2 and 2 है, आपको भी पता है, और 6 के फैक्टर 2 and 3 आपको भी बहुत आसानी से पता है। तो समझने में देखो कितना आसान हो गया ना आप लोगों के लिए। आप तो फैक्टर में हट के रह जाते, आगे की जो बात मैं समझा रहा हूं समझ में नहीं आती। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार छोटी वैल्यू लेके चल रहे हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू तो एक्सरसाइज में आएगी, वहां भी तो करनी ही है, तो वहां पता चल जाएगा कि भाई हम कितने इंटेलिजेंट, आप कितना सीख रहे हो। लेकिन यहां आपको इनसे समझना है। अब ये मल्टीप्लीकेशन जो आपने यहां करी है, इसको भी नहीं करना है। जब आगे आप एग्जाम में बैठोगे उसकी भी ट्रिक सिखाता हूं क्या करना है। यहां आया 2 into 12 और उधर है 4 into 6, इनके भी फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर कर दो 2 into 6, 4 into 6। अब ये बड़ी वैल्यू के लिए बता रहा हूं, ये छोटी वैल्यू को तो आपने फटाफट मल्टीप्लाई कर लिया। बड़े बड़े फैक्टर हो तो यहां छोड़ दो, 2 2 4 into 6, 4 into 6। अब बड़ी बड़ी वैल्यू होती तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। इक्वल तो हो गया, 4 into 6 इक्वल टू 4 into 6, ऐसे करके छोड़ देना। अब हम इसकी एक्सरसाइज, जो कि इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, प्राइम फैक्टराइजेशन पे पूरी डिपेंडेड है, उसको लेंगे कल का सेशन मिस मत करना, नहीं तो ये सारा सीखा हुआ वेस्ट हो जाएगा। अब हम कल जब उसे करेंगे तो वहां आप अपना ये पूरा सीखा हुआ जो है वहां यूज करना, यूं देखो यूं एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, बहुत मजा आएगा एक्सरसाइज सीखने में। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।